एक तरफ गोवा में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स बैंक जिसकी स्थापना महज 2-2.5 साल पहले हुई थी, वो एक नई भूमिका और नई चुनौती के लिए तैयार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्रिक्स बैंक के प्रेसिडेंट मिस्टर केवी कामत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसको कह रहे हैं, ब्रिक्स बैंक बहुत ही कॉमन बातचीत में कहते हैं। सर, किस तरह की नई भूमिका अब देखी जा रही है ब्रिक्स बैंक की, कि जब एक शेप ले चुका है ब्रिक्स देशों का एक मंच, और अब ब्रिक्स बैंकों की भूमिका जो होगी, ब्रिक्स बैंक की भूमिका होगी, कितनी महत्वपूर्ण हो गई है इस दौर में? अभी 1 बरस हुआ, उसका फाउंडेशन जो है वो अभी फिक्स हो गया है, और पहला जो लोन्स हैं उसको हमने अप्रूव कर दिए हैं, और एक बॉन्ड इश्यू भी रेज किया। मेरे हिसाब से पहला बरस एक कंस्ट्रक्टिव फेज था बिल्ड करने का ऑर्गेनाइजेशन को, और उसमें से क्या लर्निंग्स आते हैं वो समझने के लिए। मेरे हिसाब से काफ़ी लर्निंग्स आए हैं। एक लर्निंग ये है कि ब्रिक्स देशों में से ही काफ़ी कुछ नॉलेज ट्रांसफ़र हो सकता है दूसरे देशों के लिए, अपने मेंबर देशों के लिए लर्निंग्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। उससे जो डेवलपमेंट प्रोसेस जो है एक तेज़ तरीके से कर सकते हैं। तो एक वो लर्निंग है। इन टर्म्स ऑफ जो लेंडिंग जो है, हमने ये देखा कि एक लास्ट 1.5 बरस का एक्सपीरियंस में क्या हुआ है कि जो हार्ड करेंसीज हैं वो इतना वॉलेटाइल हुए हैं कि इफेक्टिव रेट जो बोरो करने के लिए है वो पेपर में लगता है कि 1.5% है, पर आप एक्सचेंज रिस्क फ्लक्चुएशन का रिस्क जो फैक्टर किया तो शायद 12 से 15% तक हो सकता है इंटरेस्ट रेट। और हमने पहले से ही बोला था कि लोकल करेंसी एक्सप्लोर करने का है, तो वो वैलिडेट हो गया कि अभी लोकल करेंसी लेने का है। तो हमारा बिगेस्ट लर्निंग 1 बरस में है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं अभी अपने खुद के करेंसीज पे बोरो करने के लिए रेडी हैं, तैयार है। और इसलिए हमने चीना में बॉन्ड इशू किया था। उन्होंने 10 बिलियन रेनमिनबी का अप्रूवल दिया हमको, उसमें से 3 बिलियन ग्रीन बॉन्ड रेज किया हमने। हमारा पहले जो प्रोजेक्ट्स किए पहले साल में वो सारे ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, इसके लिए ग्रीन बॉन्ड रेज किया। और अभी हमारा नेक्स्ट प्रपोजल है कि इंडिया में मसाला बॉन्ड इशू करेंगे फर्स्ट क्वार्टर में कैलेंडर का, और $250 मिलियन से $500 मिलियन के रेंज में शायद वी विल अप्रोच द मार्केट। तो ये जो नया माइंडसेट है इज एन इम्पॉर्टेंट पाथ फॉरवर्ड। सर, कितना लोन ओवरऑल ब्रिक्स देशों को जा रहा है इस वक्त, अभी तक गया है, और इंडिया में उसका कितना पार्ट आएगा? जैसे आपने कहा कि 250 बिलियन जो आएगा। देखिए, पहला बरस अपना ऑपरेशंस का पहला बरस नहीं हुआ अभी तक, बट उसमें हमने अभी तक $900 मिलियन किया है, और बरस का बाकी हिस्से में शायद टोटल 1.25 से 1.5 बिलियन तक हो सकता है। और अगले बरस के लिए हम उसको डबल करने का सोच रहे हैं, अराउंड 2.5 बिलियन के रेंज में करने का सोच रहे हैं। मेरे हिसाब से 5 कंट्रीज बोरोइंग कंट्रीज हैं, एंड वो इंटरेस्टिंग है कि किसी कंट्री ने नहीं बोला है कि हम बोरो नहीं करेंगे, सब बोरो कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से जैसा डिमांड आएगा कंट्री से, इसके हिसाब से हम लैंड करेंगे। बट ब्रॉडली एवरी कंट्री इज अ बोरोवर, so that will continue in the future. Sir, looking at the global economic scenario, इस ब्रिक्स देशों का किस तरह का ग्रोथ रेट रहने की आपको उम्मीद है, और खासतौर से अगर भारत को देखें तो भारत के लिए क्या ब्राइट इस वक्त फ्यूचर है ग्रोथ को लेकर? ब्रिक्स देशों का एक डाउट था कि ग्रोथ जो है वो मोमेंटम कैन दे कीप इट गोइंग, एंड देन तो जो शॉक्स आए हैं 2 बरस पहले कमोडिटी के, तो अपना 3 पार्टनर्स हैं, 3 मेंबर देशों में ग्रोथ स्लो डाउन हो गया है। मेरे हिसाब से ये सब कमोडिटी साइकिल का इम्पैक्ट है। अभी कमोडिटी साइकिल इंप्रूव हो रहा है ऑयल एंड गैस में, सो एक देश आई थिंक विल इमीडिएटली स्टार्ट इंप्रूविंग, द अदर 2 विच आर डिपेंडेंट ऑन माइनिंग एंड मेरे हिसाब से लगभग 1 बरस का टाइम है, वो विल कम बैक टू स्पीड। चीना जो है मेरे हिसाब से इज ऑन इंटरनल ग्रोथ and consumption cycle, so that will kick in and they should be stable on that basis. इंडिया के बारे में is a very interesting phenomena. मैं पिछले 6 साल से इतना बुलिश नहीं हूँ जितना मैं पहले होता था, या तो ये करेक्ट होगा कहने के लिए मैं बुलिश था ही नहीं, बेरिश नहीं था बट बुलिश नहीं था।
बट लास्ट 2 बरस में मोमेंटम क्लियरली आया है। और अब भी जीएसटी का जो पैसेज है, जो पंडित लोग बोलते हैं कि इसके हिसाब से 1% ग्रोथ आएगा, व्हाटएवर, लेट अस एज्यूम ग्रोथ विल हैपन। दूसरा जो है अच्छा मानसून जो आया है 3 बरस के बाद, एंड अगेन हिस्ट्री टेल्स अस अच्छा मानसून ट्रांसलेट्स टू 0.5% ग्रोथ एटलीस्ट, 1-1.5% ग्रोथ इससे आएगा। एंड देन इन्फ्लेशन जो टेपर हुआ है उसका इम्पैक्ट पर्टिकुलरली सॉफ्टनिंग इंटरेस्ट रेट पे, और सॉफ्टनिंग इंटरेस्ट रेट पे अगर लास्ट एक्सपीरियंस था देश को was 2000-2001, और तब मैं एक एक्टर था इसमें कि जो हुआ है मैंने करीब से देखा है। तो आप देखिए कि वो इम्पैक्ट जो था इंटरेस्ट रेट ड्रॉप का, सारा रिटेल इंडस्ट्री बूम हो गया। तो मेरे हिसाब से एक रिटेल बूम इज अराउंड द कॉर्नर, एंड दैट प्रोवाइडेड मोमेंटम ऑफ ग्रोथ इन दैट पीरियड। मेरे हिसाब से वो अभी आएगा फॉर रिटेल इंडस्ट्री। एंड रिटेल एक बार साइकिल चेंज हो गया तो कॉर्पोरेट साइकिल भी चेंज होता है, क्योंकि उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है टू मीट द रिटेल डिमांड। सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑलरेडी स्ट्रेस दे रहा है, एंड खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से कर रहे हैं। सो आई एम नॉट एडिंग ऑल दीज थिंग्स। तो जो उनका गवर्नमेंट का स्टेटेड ग्रोथ है 7.9 और नियर 8% फॉर द कमिंग ईयर, उसको ये 1% और 0.5% जो मैंने इंटरेस्ट रेट का बोला लिया, तो आप ऑलमोस्ट डबल डिजिट के पास आए हैं। तो मेरे हिसाब से अगले 12 से 18 महीने तक एक एस्पिरेशनल ग्रोथ जो है डबल डिजिट का रखने का है। सर, इसको लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रही है, मेक इन इंडिया और तमाम चीजें शुरू कर रही है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। क्या जॉब मार्केट को लेकर कोई ऐसी अच्छी चीजें सुनने को मिलेंगी जब लोग आम आदमी को जॉब की दिक्कत नहीं होगी? मेरे हिसाब से जॉबलेस ग्रोथ जो है, अगर कोरिलेट होता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब्स, वो एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क रहेगा आगे जाके सब देशों के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं, क्योंकि आई थिंक नेचर ऑफ वर्क हैज चेंज। एंड जो डिजिटल इकोनॉमी आया है, जो ऑटोमेशन आया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, इससे क्लियरली हमने जो नेचर ऑफ वर्क समझा था वो चेंज हो गया है। फैक्ट्रीज में काम कम हो जाएगा, आउटपुट वही रहेगा बट एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। आप जहां काम करते हैं वो लोकेशन चेंज होएगा, शायद ऑफिस नहीं होगा, घर से काम करेंगे। सो लॉट ऑफ नेचर ऑफ वर्क इज गोइंग टू चेंज। बट इसका मतलब ये नहीं कि जॉब नहीं होगा, जॉब होगा अलग इंडस्ट्रीज में। अब देखिए 15 बरस का बात, अब 8 और 9 ऑफ द इंडस्ट्रीज विच आर थ्राइविंग टुडे डिडंट एग्जिस्ट। टेलीकम्युनिकेशन नहीं था, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, टूरिज्म, 5 इंडस्ट्रीज were fledgling in India. आज they are key economic drivers. You can add several more to this, outbound travel, inbound travel, but all in spaces which हमको नजर में नहीं था. So I would think this is what is the transformation जो आ रहा है. We will have to be ready कि जो हम prepare करने का है something completely different from जो हमने past में prepare किया.